मुफ्त में नहीं सीखा उदासी में मुस्कुराने का हुनर। मुफ्त में नहीं सीखा उदासी में मुस्कुराने का हुनर, बदले में जिंदगी की हर खुशी तबाह की है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु। इसमें जानेंगे कि जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणुओं से होने वाले लाभ तथा जीवाणुओं से होने वाली मनुष्यों में प्रमुख बीमारियों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि जीवाणु या बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वह क्लोरोफिल विहीन, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो जीवाणु या बैक्टीरिया क्या होते हैं? क्लोरोफिल विहीन, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब बात आती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव रहता है। जिस कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें बहुत सारे कोशिकांग जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, माइटोकांड्रिया, ये सब अनुपस्थित रहते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसके बाद में जो जीवाणु होते हैं यह परजीवी या मृतजीवी होते हैं, याद रखोगे। सर्वप्रथम बात की जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने जीवाणु की खोज कब की थी, तो 1683 में। जीवाणु की खोज कब की थी? 1683 में की थी। किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बाद में जो एरनबर्ग नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने जीवाणु को बैक्टीरिया नाम दिया था। और ये नाम इन्होंने कब दिया था? तो 1829 में। बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? एरनबर्ग ने। कब दिया था? तो 1829 में दिया था। ये आप याद रखोगे। इसके बाद में जीवाणु के अध्ययन में प्रमुख योगदान देने के कारण को किसको? ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का पिता किसके लिए कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब बात करें कि जीवाणुओं से कौन कौन से लाभ होते हैं, तो बात करते हैं कि ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मृतजीवी अवशेषों को अपघटित कर देते हैं। तो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम जो नामक बैक्टीरिया रहता है, यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है। और यह किन पौधों की जड़ों में पाया जाता है? तो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। वहीं बात करें तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु रहता है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, लैक्टोबैसिलस। वहीं सिरका निर्माण एसिटोबैक्टर, एसिटी नामक जीवाणु होता है, उससे सिरका का निर्माण होता है। किस नाम का? एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का जो बैक्टीरिया रहता है वह सिरका निर्माण में सहायक होता है। अब बात करते हैं जीवाणुओं के द्वारा मानव में होने वाले प्रमुख रोग, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिप्थीरिया। तो पहली बात तो याद रखना कि ये किसके द्वारा होने वाले रोग हैं, तो बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, जितने भी अब बात करेंगे। क्योंकि पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से
किस रोग के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, जीवाणु, कवक या विषाणु, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहला याद रखना कि ये सब किससे होने वाले रोग हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का जो वाहक होता है वह कौन होता है, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण डिप्थीरिया नामक रोग होता है। कौन सा जीवाणु होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम का जीवाणु होता है, जो कि डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार रहता है। ये जीवाणु गंदे फल, गंदे पानी एवं सड़े गले खाद्य पदार्थों पर पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। लक्षण की बात करें कि अगर डिप्थीरिया होता है तो इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो सांस लेने में कठिनाई होना और दम घुटना, ये इसका प्रमुख लक्षण होता है। प्रभावित अंग, तो डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र, फेफड़े प्रभावित होते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित बीमारियों से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, मतलब कि फेफड़े। उपचार के लिए डिप्थीरिया का जो रहता है उपचार किससे होता है, तो इसका एक टीका लगता है, डीपीटी का टीका। अगर डीपीटी का फुल फॉर्म की बात की जाए तो डिप्थीरिया परटूटिस टेटनेस। क्या है इसका फुल फॉर्म, डिप्थीरिया परटूटिस टेटनेस, जो कि डिप्थीरिया नामक बीमारी में इस टीका का उपयोग किया जाता है। इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 1, 2 और 3, इसमें 3 एंटीजन हैं, जिसके कारण इसको ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। तो ट्रिपल एंटीजन किसके लिए कहा जाता है, डीपीटी का जो टीका होता है उसके लिए कहा जाता है। जांच हेतु होने वाला टेस्ट, अगर आपको डिप्थीरिया हो गया है तो उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो स्किक टेस्ट किया जाता है, SHICK, स्किक टेस्ट किया जाता है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दूसरा प्लेग, तो इसके लिए कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जिम्मेदार रहता है, तो बैसिलस पेस्टिस। बैसिलस पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि प्लेग के लिए जिम्मेदार वाहक रहता है। यह संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। तो जो प्लेग होता है वह किससे होता है, जो चूहों के बच्चे रहते हैं जिनको क्या कहते हैं, पिस्सू, क्या कहते हैं, पिस्सू, पिस्सू से यह फैलता है क्या, प्लेग, उनमें ही यह बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा, बैसिलस पेस्टिस नाम का। सबसे खतरनाक प्लेग का पिस्सू कौन सा होता है, तो जेनोप्सेला केओपिस। कौन सा, जेनोप्सेला, जेनोप्सेला केओपिस, केओपिस नाम का जो पिस्सू रहता है यह प्लेग में सबसे खतरनाक होता है। इस रोग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। तो किस रोग के लिए काली मौत के नाम से जाना जाता है, प्लेग के लिए काली मौत के नाम से जाना जाता है। बात करें लक्षण कि प्लेग में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो तेज बुखार के साथ में शरीर पर गांठें निकल आती हैं, जो कि प्लेग का सबसे बड़ा लक्षण है। प्रभावित अंग की बात करें तो फेफड़े, तंत्रिका तंत्र और बगले इससे प्रभावित होने वाले प्रमुख अंग हैं। जांच हेतु टेस्ट, प्लेग के लिए कौन सा टेस्ट जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बेसन स्टेन टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, बेसन स्टेन टेस्ट प्लेग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेस्ट है। उपचार में बात की जाए तो सल्फा ड्रग्स और एस्ट्रोपेटोमाइसिन नामक जो दवाइयाँ आती हैं यह प्लेग के लिए उपयुक्त की जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टीबी, जिसके लिए तपेदिक भी बोलते हैं। यक्ष्मा 2017 MPSI में पूछी गई थी कि यक्ष्मा बीमारी है वह किसके कारण होती है, तो जीवाणु के कारण होती है। काक रोग या क्षय रोग, ये सब किसके नाम हैं,
यह सब टीबी के नाम हैं। तपेदिक, यक्ष्मा, काक रोग या क्षय रोग। बात करते हैं कि टीबी के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु टीबी या तपेदिक या यक्ष्मा या काक रोग या क्षय रोग के लिए जिम्मेदार होता है। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1882 में की गई थी। टीबी विश्व की सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी है, तो विश्व की सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी कौन सी है, तपेदिक, यक्ष्मा, काक रोग, क्षय रोग या उसको ही क्या बोलते हैं, टीबी। इसे सफेद प्लेग या सफेद मौत के नाम से भी जाना जाता है। काली मौत प्लेग के लिए कहा जाता है, सफेद मौत टीबी के लिए कहा जाता है, जिसके लिए सफेद प्लेग भी कहा जाता है। प्रभावित अंग, फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी से। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि यक्ष्मा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। पूर्व नियंत्रण का उपाय, अगर टीबी से पहले इसका नियंत्रण का उपाय क्या है, तो इसका टीका लगता है BCG। BCG का टीका लगता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन इसका फुल फॉर्म होता है। बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन जो कि टीबी में उपयुक्त होने वाला टीका है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन। जांच हेतु टेस्ट मैनटॉक्स टेस्ट होता है, जो यक्ष्मा या तपेदिक या टीबी की जांच हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में टिटनेस, जिसको धनु स्तंभ रोग भी कहते हैं, टिटनेस या इसको ही क्या कहते हैं, धनु स्तंभ रोग कहते हैं। बात की जाए कि धनु स्तंभ रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा रहता है, कौन सा बैक्टीरिया इसका प्रमुख कारक होता है, तो बैसिलस टेटनी। जो बैसिलस टेटनी नाम का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वह टिटनेस बीमारी के लिए प्रमुख वाहक का कार्य करता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और उसी के साथ में शरीर धनुषाकार मतलब कि नब जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। इसके कारण इसको धनु स्तंभ रोग भी कहते हैं। ठीक है। प्रभावित अंग, धनु स्तंभ रोग में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और जबड़ा, ये 3 अंग टिटनेस या धनु स्तंभ रोग में प्रभावित होते हैं। इस बीमारी को लौकजा के नाम से भी जाना जाता है, लौकजा या लकवा, लौकजा, सॉरी लौकजा, लकवा अलग होता है, वो पैरालिसिस होता है। किस नाम से जाना जाता है, लौकजा के नाम से जाना जाता है, लौकजा के नाम से जाना जाता है। तो लौकजा के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, टिटनेस या धनु स्तंभ रोग के लिए जाना जाता है। काली मौत प्लेग के लिए, सफेद मौत किसके लिए, टीबी के लिए। ये सब अन्य नाम आप याद रखोगे। ये जीवाणु जंग लगे लोहे तथा मिट्टी आदि में पाए जाते हैं। उपचार, 24 घंटे के अंदर ATS मतलब कि एंटी टिटनेस सीरम का जो टीका लगता है, अगर वो आप लगवा लेते हो, अगर आपको लोहे की जंग से लगा हुआ लोहा या कुछ लग जाता है, तो 24 घंटे के अंदर ATS का टीका लगता है, एंटी टिटनस सीरम। इसके बाद में टाइफाइड, जिसके लिए आंत्रज्वार भी कहते हैं, इसके लिए मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, तो साइमोनेला टाइफी, साइमोनेला टाइफी इसका जिम्मेदार जीवाणु रहता है। अगर प्रभावित अंग की बात करें तो आहार नाल या आंतें मियादी बुखार में प्रभावित होती हैं। यह रोग दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन से होता है। तो दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड होता है। अगर उपचार की बात की जाए तो क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा आती है, जो कि टाइफाइड के लिए उपयुक्त की जाती है। जांच के लिए टेस्ट
टाइफाइड की जांच हेतु कौन सा टेस्ट प्रयुक्त किया जाता है? तो विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट प्रयुक्त किया जाता है? विडाल टेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में कोढ़ या उसके लिए कुष्ठ रोग बोलते हैं, या इंग्लिश में बात की जाए तो लीप्रोसी। इस रोग के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो जीवाणु रहता है वह कुष्ठ रोग के लिए जिम्मेदार होता है। यह रोग वायु अथवा जल द्वारा नहीं फैलता तथा यह अनुवांशिक बीमारी भी नहीं है। प्रभावित अंग की बात करें तो त्वचा और तंत्रिका तंत्र कुष्ठ रोग से प्रभावित होते हैं। बात करें जाए उपचार की तो MDT का टीका लगता है। कौन सा? MDT का टीका लगता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है। कोड की बात करें, इसमें 3 दवाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? डेप्सोन, क्लोफाजिमीन और रिफेमिसिन। डेप्सोन क्लोफा, ये अलग है, क्लोफाजिमीन और रिफेमिसिन, ये 3 दवाएं इसके लिए उपयुक्त की जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हैजा, जिसके लिए कोलेरो भी बोलते हैं। हैजा के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो बी ब्रियो कोलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वह हैजा के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा जीवाणु? बी ब्रियो कोलेरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वह हैजा के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक संक्रामक रोग है, मतलब कि फैलने वाला रोग है, जिसमें जो घरेलू मक्खी रहती है वह वाहक का कार्य करती है। अगर रोग का कारण कहा जाए तो प्रदूषित जल का सेवन करते हो तो हैजा जैसी बीमारियां होने के ज़्यादा चांस होते हैं। प्रभावित अंग आंतें या आहार नाल हैजा से प्रभावित होती हैं। उपचार की बात की जाए तो इसका टीका आता है, हैजे का टीका लगाया जाता है। पीने के पानी को TCL ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम से शुद्ध करना चाहिए, जिससे आपको हैजे जैसी बीमारियां होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। किस विधि द्वारा? TCL का पानी, ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम का शुद्ध पानी सेवन करना चाहिए। इसके बाद में काली खांसी, जिसके लिए whooping कफ या परटूसिस भी बोलते हैं। परटूसिस, काली खांसी, whooping कफ या परटूसिस, इसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो होमोफिलिस परटूसिस नाम का जो जीवाणु या बैक्टीरिया रहता है वह काली खांसी के लिए जिम्मेदार होता है। बात की जाए कि काली खांसी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र, जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः बच्चों में होता है। काली खांसी किस में होती है? बच्चों में होती है। इसके बाद में यह रोग हवा द्वारा प्रसारित होता है। तो हवा द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? काली खांसी। उपचार के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट निमोनिया। निमोनिया के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार रहता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया रहता है जो निमोनिया के लिए जिम्मेदार होता है। अगर प्रभावित अंग की बात करें तो फेफड़े, मतलब कि श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। यह रोग मुख्यतः बच्चों में होता है, जिसमें तेज बुखार के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। निमोनिया की बात करें, गोनेरिया के लिए कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो नाइसेरिया गोनेरेसाई नाम का बैक्टीरिया रहता है जो कि गोनेरिया के लिए जिम्मेदार होता है। यह रोग सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। ठीक है। इसमें हाथ पैर में चकत्ते आ जाते हैं
और यह हृदय और यकृत को प्रभावित करता है। तो गोनेरिया से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? हृदय और यकृत, हार्ट और लीवर प्रभावित होते हैं। और यह किसके कारण होता है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा होता है। इसके बाद सिफिलिस, सिफिलिस के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो ट्रेपेनोमा पैलिडग, ट्रेपेनोमा पैलिडग नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि सिफिलिस नामक बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। यह भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण होता है, जिसमें यकृत मतलब कि लीवर, मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित करता है। ठीक है, लीवर, ब्रेन और हार्ट, इन तीनों को प्रभावित कौन सा रोग करता है? सिफिलिस करता है, जिसके लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? ट्रेपेनोमा पैलिडग। और बात की जाए कि यह किससे होता है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। अब बात करते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा पौधों में भी कुछ रोग होते हैं। ये भी बात कर लेते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। तो अग्नि नीरजा, जो अग्नि नीरजा रोग होता है, ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, क्योंकि टॉपिक ही जीवाणु चल रहा है। अग्नि नीरजा किस में होता है? तो सेब, एप्पल में होता है। ठीक है, साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर नींबू में होता है। सेथिल आलू में होता है। अंगमारी धान में होता है। इसके बाद लास्ट है ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म किस में होता है? कपास में होता है। और ये सब कैसे रोग हैं? जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। एक और बैक्टीरिया है जो कि फायदेमंद रहता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसके लिए नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या है? यह भी एक प्रकार का जीवाणु है, लेकिन इसमें जो क्लोरोफिल होता है वह पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन रहते हैं, भोजन है जो वह पौधे अपना स्वयं बना लेते हैं, जो कि एक अपवाद कह सकते हैं जीवाणुओं में जो साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि किसी भी जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका टॉपिक जीवाणु, जिसमें बात की जीवाणु, जीवाणु से होने वाले लाभ और जीवाणुओं से होने वाली मनुष्य में प्रमुख बीमारियां। तो आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा।